ठीक है, तो हम कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन दे रखा है, एक तुमको दे रखा है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्शन तुम्हें दे रखी है इस तरीके से, CH3 COO C CH3 thrice and it is converting into the 2CH3 COCH3 प्लस C2H6, ये तुम्हें दे रखा है। ठीक है, एक रिएक्शन तुम्हें ये दे रखी है, कह रहा है इन द गैसियस फेज द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, the pressure of the system at T is equal to 0, the pressure of the system at T is equal to 0 and T is equal to 15 minute were found to be 169.3 torr and इसका दे रखा है 15 मिनट पे it is 256 torr। ओके, तो गैसियस फेज में दे रखा है। तो अब फाइनली हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, ये तो तुमको एक रिएक्शन दे रखी है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द C2H6 एट टाइम t। तो तुमसे पूछ रहा है ये प्रेशर C2H6 का एट टाइम t, तो कोई कैसे निकाल सकता है? C2H6 का हमें प्रेशर निकालना है एट टाइम इज इक्वल टू t। एनी गैसेस, एनीबडी? इसके वैसे बहुत सारे तो वो पार्ट एक हैं। प्रेशर वाला फॉर्मूला था ना, इसी में वो हम्म, पीआई लेते थे और एक्स एक्स करके वो करते थे, ठीक है। मतलब। तो तुम लोगों को अगर पता हो तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें इक्विलिब्रियम की तरह सॉल्व करने चाहिए, राइट? याद है ना, जैसे इक्विलिब्रियम करा होगा। तो अगर मान यस लो सर। मैं तुमसे बोलता हूँ कि t इज इक्वल टू 0 रहा होगा, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ इसका ही तो प्रेशर रहा होगा, क्योंकि इनिशियली तुम्हारे पास रिएक्टेंट होता है, और ये कितना रहा होगा? 0। 0। ठीक है, अब जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो एट t इज इक्वल टू, मतलब 15 सेकंड की ये बात कर रहा है, तो यहाँ पे यहाँ से कुछ हिस्सा वहां चला गया होगा, तो पी नॉट में से कुछ हिस्सा यहां चला गया, राइट? पी नॉट में से कुछ पी इधर चला गया, तो इधर क्या बचेगा फिर? 2p, और इधर क्या आएगा? p। क्योंकि जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ से 2 मोल बन रहा था और 1 मोल बन रहा था, तो ऑफकोर्स जब यहाँ से p गया है तो उतने ही p से यहाँ पे 2p बनेगा और यहाँ पे p बनेगा, इजंट इट? यस सर। तो ये तो अब जरा बताना टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा फिर? टोटल प्रेशर जो इक्विलिब्रियम में फाइनल है, मतलब जो यहाँ पे है t इज इक्वल टू 15 पे, ये इक्विलिब्रियम नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन टोटल प्रेशर तो ऐड अप हो जाएगा। तो पी नॉट माइनस का p प्लस का 2p प्लस का p, ये जितना भी इस साइड लिखा है ना मैंने, इस सबको क्या कर दो? प्लस कर दो। तो जब मैं इस पूरे को प्लस कर दूंगा तो फिर ये कितना हो जाना चाहिए? पी नॉट प्लस 2p। पी नॉट प्लस 2p। ठीक है, तो ये एक सेकेंड, क्योंकि p से p कट गया तो p नॉट प्लस का 2p बचा है हमारे पास। और तुमको क्या चीज दे रखी है? 15 पे कितना प्रेशर दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? 256 दे रखा है, 256। राइट? तो इसका मतलब जो टोटल प्रेशर आपको 256 दे रखा है, और उससे पहले टाइम इज इक्वल टू 0 पे जब पी नॉट था तो उसका प्रेशर कितना दे रखा है? 169.3। 169.3 प्लस का 2p, तो क्या इससे 2p की वैल्यू निकल जाएगी? यस सर। तो फिर प्रेशर कितना है, यही तो वो पूछ रहा है कि कितना प्रेशर बचा। तो मतलब कितना प्रेशर चल वहां पे आ गया है प्रोडक्ट साइड में, तो हमसे इसी का पूछना चाह रहा है। तो हम करेंगे 256 माइनस का 169.3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाना चाहिए? 250 में से 169 चला गया। यस एवरीबडी? 86.7। तो 86.7, ठीक है, और ये डिवाइड बाई 2 है तो कितना हो जाएगा? 43, 43.35 टॉर आ जाएगा। सबको समझ में आया ये क्या क्वेश्चन था? बहुत ही यस सिंपल सा सर। क्वेश्चन दिया था कि कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ C2H6, तो C2H6 का अगर निकालना है तो C2H6 के लिए क्या है? P है ना, तो उस ये यस सर। रिलेशन बना के तुम्हें ये P नॉट ऑलरेडी दे रखा था इनिशियल, टोटल प्रेशर भी आपको दे रखा था, तो बस P हमारा निकल जाएगा। एनी डाउट इन दिस? सर वो टॉर का कन्वर्जन नहीं करना है एटीएम जब में? जब टॉर में दे रखा है तो टॉर में ही निकाल दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, बिल्कुल नहीं। और जब तक सर उसने वैसे होता क्या है, मतलब एटीएम या बार में करते हैं तो? अब इसके लिए वैल्यूज तुम्हें दी जाएंगी, एक सेकेंड। अगर टॉर से तुम्हें करना है तो इसका तो रिलेशन होगा ना, एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर टॉर को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक वैल्यू होती है ना, कनफ किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं प्रेशर बार?
वैसे ही जो भी पेपर आएगा, अगर टॉर को तुम्हें बार में कन्वर्ट करना है तो रेटियम आते का हैं याद है मुझे। आते हैं अभी आते हैं उसके ऊपर। पहले एक सेकंड ये वाला क्वेश्चन खत्म कर लो, अभी करते हैं इसके ऊपर भी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका दे रखा है, राइट द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? इंटीग्रेटेड इक्वेशन K is equal to 1 by T ln R naught by R। ln, एक बार फिर से बोलना, एक फिर से बोलना एक बार। एक मिनट, वो लॉग वाला उसमें बिल्कुल बिल्कुल 2.303 बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, हाँ उसी के जैसा है। तो 2.303 इस तरीके से था ना, 2.303 लॉग। अच्छा, तो यहाँ पे अब प्रोडक्ट कितना होता है और रिएक्टेंट कितना था, कुछ इस तरीके से ही करते हैं। तो अगर मैं पिछले वाली रिएक्शन देखता हूं तो मेरे पास रिएक्टेंट कितना है वैसे, एक सेकेंड, देखो देखो यहाँ पे 15 सेकंड बाद इतना बचा मेरे पास, पी नॉट माइनस का पी, और इनिशियली कितना था, पी नॉट था। P naught। फाइनल मेरे पास इतना हो गया, पी नॉट माइनस पी, इसके लिए पूछ रहा है, और इनिशियल इतना था। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो 2.303 लॉग। तो ये मेरे पास कितना रह जाएगा भाई, मतलब प्रोडक्ट पी नॉट माइनस का पी, और पहले कितना था इनिशियली, पी नॉट, P naught। एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के टी। माइनस के टी आई थी ना इक्वेशन वहां पे, अगर याद हो किसी को Yes तो। sir। तो माइनस के टी होता है, तो माइनस का के टी, ये होता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर, तो इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग पी नॉट माइनस पी अपॉन में पी नॉट, इट इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन 2303 टी। ठीक है, सो दिस इज योर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन सब लोगों को पता होनी चाहिए, 2.303 लॉग, मतलब आफ्टर एंड देन बिफोर, या ऐसे बोल सकते हो कि जो बाद में होता है उसे ऊपर लिखते हैं, जो इनिशियली होता है उसे नीचे, ऑफ इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, इस चीज का याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, sir. Yes sir। दिस इज योर Yes sir। इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इसी का, जैसे वो है ना पैराग्राफ टाइप के जो आने लग गए हैं, कैलकुलेट Yes. द रेट कांस्टेंट। अब हमसे रेट कांस्टेंट वो पूछना चाह रहे हैं। क्या ये जो अभी तुमने सामने सामने जो तुम देख रहे हो, क्या इसी से मेरे पास रेट एक्सप्रेशन निकल जाएगा? सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट के कांस्टेंट निकालना है। तो क्या इसी से के की वैल्यू निकल सकती है क्या? Yes sir। या तुम अब जैसे मान लो ये मेरे को कौन सी दे रखी थी इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर है ना ये, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं जरा बताना एक बार। के इज इक्वल टू माइनस का 2.303 टी लॉग, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो बाद में होता है उसे यहाँ पे लिखते हैं। तो जरा एक बार यार बताना, पी नॉट माइनस का पी कितना आएगा? हमने पहले निकाला है क्या पी नॉट माइनस पी? पी नॉट माइनस, अच्छा नहीं निकाला है। तो पी नॉट माइनस पी कितना आना चाहिए जरा बताना एक बार भाई। ये जो फॉर्मूला बनेगा ये क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाय पी नॉट। तो पी नॉट आपको कितना दे रखा है सर? 125.95 आएगा। ठीक है, ये तो 15 हो जाएगा। ठीक है, लॉग, और ये कितना आ जाएगा, पी नॉट माइनस का पी, देखो वैल्यूज तुम्हें दे रखी है। पी नॉट की वैल्यू कितनी थी? सर 169.3। ठीक है, 9.3. और ये कितना आ गया पी, 43.35। तो ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी निकाल के कितना आ जाएगा फिर, कितना बोला था अभी तुमने रितेश? 125.95। बिल्कुल सही, 125.95। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। और ये पी नॉट कितना दे रखा है अभी तुमने बताया सर ना? 169.3। 169.3। ठीक है, और ये मेरे पास, ठीक है फिर इससे के निकल जाएगा। अच्छा, लॉग की वैल्यू में थोड़ी दिक्कत आएगी राइट। तो लॉग की वैल्यू तुम्हें जो भी इसको कैलकुलेट करने पे आएगा उसकी वैल्यू यूजुअली एग्जाम में मैं दूंगा तुम्हें, और बोर्ड एग्जाम में भी दी जाती है। तो माइनस का 2.303 डिवाइड बाय 15, जो भी लॉग की वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और इससे तुम्हारा के निकल के आ जाएगा। अच्छा, चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये आंसर किस में आना चाहिए, देखो तुमने 15 मिनट दे रखा था, तो ये आंसर भी किस में निकल के आएगा, मिनट पर मोल इनवर्स। में। पर मिनट। ठीक है, या पर मिनट, सॉरी। मतलब मिनट इनवर्स बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि पर सेकंड होता है, सेकंड में दिया जाता है। अगर ये आवर में दिया जाता तो मैं पर आवर बोलता। राइट एवरीबॉडी? Yes, Yes sir. sir। यस सर। कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड बताना है। हाफ लाइफ पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का? 0.6. 0.693
तो हाफ लाइफ का जो होता है मेरे पास, जैसे कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? Yes, sir. हाँ, तो 0.693 और यहाँ पे के अभी भी तुमने निकाल लिया पीछे। देखो सारी चीज एक दूसरे पे डिपेंड है। यहाँ पे तुमने के निकाला होगा ना, तो के की वैल्यू जो भी आएगी, क्या वो तुम यहाँ पे रख सकते हो के की वैल्यू? तो इससे क्या टी Yes, हाफ आ sir. जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा Yes, टी sir. हाफ। ठीक है, और इसी का बस फिफ्थ पार्ट दे रखा है। यही क्वेश्चन बताओ, पूरा का पूरा 5 नंबर का दे रखा है। आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट 9 मिनट। 9 मिनट में आपको टोटल प्रेशर निकालना है पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का अगर आपको प्रेशर निकालना है तो जरा बताना कितना आएगा। अच्छा देखो, इसके लिए क्या मैं वही इंटीग्रेटेड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ क्या? ये जो हमारे पास एक सेकेंड, ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास सामने है, तो ये पी क्या है हमारे पास? कोई बता सकता है? Total क्वेश्चन तो जो नहीं फाइनल नहीं प्रेशर ये जो पी नहीं, ये पी, हाँ ये पी फाइनल है, क्योंकि इस बार टाइम चेंज हुआ है ना भाई। अब तक तो हम 15 मिनट लेके चल रहे थे, तो ये 15 मिनट के हिसाब से फाइनल हो रहा था। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? कैलकुलेट टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अब पी नॉट के बिना तो टोटल प्रेशर निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर कितना बन रहा है? देखो टोटल प्रेशर ये था ना, टोटल प्रेशर पी नॉट प्लस का 2p। Yes, sir. तो अब लेकिन ये पी नॉट प्लस 2p तो निकल गया, लेकिन ये जो p है ये तो 15 मिनट वाला p था, कि 15 मिनट बाद जो p आएगा। लेकिन अब हमें कितना बोला है क्वेश्चन में, कितने मिनट वाला? 9 minutes. 9 minutes. अब तो इसका मतलब हमें 9 मिनट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन तुम लोगों को पता है, तो इसी में लगा दो एक बार। तो इस बार हमें p नहीं पता, तो जब p नहीं पता तो हम उसमें क्या लिखेंगे? 169.3 माइनस का p डिवाइड बाय 169.3, राइट, इज इक्वल टू, क्या थी वो इक्वेशन पीछे? Minus टू KT. के। माइनस के अच्छा, टी 2.3 अब देखो, अब इसके लिए हमें के चाहिए, तो माइनस का के। अब मान लो जो भी तुमने के की वैल्यू निकाली है, मान लो, ठीक है, मान लो के की वैल्यू कितनी आई है? 100 आ गई, वैसे ज्यादा हो गई, मान लो 0 पॉइंट समथिंग आई है, 0.78 मान लो। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं मैं कि के की वैल्यू मान लो इतनी आई होगी तुम्हारी। और नीचे कितना था? 2.303, और इंटू में टी था ना, के टी टी। तो हम यहाँ 9. पे टी क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 9. ये के की एज्यूम वैल्यू जो मैंने लिखी है, कैलकुलेट मान लो, कैलकुलेट तुम कर लोगे। तो बस यहाँ से पूरा कैलकुलेट करने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा हॉट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन आ गया, पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा अगर तुमने ये नहीं कर पाए तो। थोड़ा टिपिकल है, आई नो। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज दी जाएंगी, तो मैं कैलकुलेशन थोड़ा पता होना चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो बताओ, इस वाले फॉर्मूले का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बहुत ज्यादा सब Yes, लोगों के sir. टिप्स पे होना चाहिए ये फॉर्मूला। इंटीग्रेटेड इक्वेशन, log p नॉट माइनस p अपॉन में p नॉट इज इक्वल टू माइनस का k 2.303 t, या के टी अपॉन में 2.303। वैसे बेटर है ऐसे याद करो, 2.303 log p नॉट माइनस p अपॉन में p नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, वैसे माइनस उधर की साइड होता है, माइनस 2.303, बट कोई बात नहीं। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर भाई? तो p की वैल्यू निकल जाएगी, और फिर टोटल क्या निकलेगा? p नॉट प्लस का 2p, राइट? Yes, sir. ठीक है, लॉग की वैल्यू में दूंगा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो तुमको थोड़ा फंसा सकते हैं। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन बताएगा, हाँ कनव तुम बता सकते हो, डिफाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे क्वेश्चन कभी कभी तुम टफ क्वेश्चन कर लेते हो, लेकिन इजी क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो क्या जवाब दोगे? कोई भी, रितेश? सर मैं स्टैंडर्ड, बताऊं? हाँ बताओ बताओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट रूम टेम्परेचर। हो गया बस, शाबाश, ये तो बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। सर बहुत पहले पढ़ा था इसलिए भूल गया। अच्छा अच्छा, और कोई बताएगा क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है? दीक्षा? सर वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते थे तो।
ठीक है, देखो हाइड्रोजन के स्पेक्ट में तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है कि जब भी तुमने मान लो कोई भी रॉड डाली हुई है अपनी मेटल की, और यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, तुम्हारे पास कोई भी आयंस है, तो आयंस के बीच और इस मेटल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, इसी को हम इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, अगर आयन और मेटल के बीच का। इसको बहुत सारे लोगों ने डिफाइन करा हुआ है। वैसे तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रो कितना ऑक्सीडाइज हो जाती है या कितना रिड्यूस होती है, उसको भी बोलते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोड कितना रिड्यूस हो सकती है या कितना ऑक्सीडाइज हो सकती है, उस टेंडेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। और हाफ सेल से भी तो रिप्रेजेंट कर रखा है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल दी स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द हाफ सेल इट इज यूनिटी, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अलग अलग तरीके से कर रखा है, यस और नो? एक बार Yes, sir. सारे बच्चे लिख लें राइट नाउ ऑन द स्पॉट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस, electrode potential is the potential difference set up between metal and its ion, between metal and its ions in the solution, in the solutions। ठीक है, सर in the solution और करके लिख लो, और it is the tendency of an electrode, or it is the tendency of an electrode to get oxidized or reduced, to get oxidized or reduce। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, उसी के आगे से लिख लेना, उसी के आगे से when the concentration of all these species, when the concentration of all these species, when the concentration of all these species involved in a half cell, involved in a half cell is unity, then the electrode potential is called, then the electrode potential is called standard electrode potential, standard electrode potential। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ प्लैटिनम फॉइल इन SHE। हाँ हाँ हाँ, सर concentration of all species involved in a half cell is unity का मतलब क्या है? मतलब देखो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ही हमारे पास क्या होता है, उसके पोटेंशियल में और ज्यादा चेंज हो सकता है। जैसे जैसे पोटेंशियल जो होता है, जितना तुम कॉन्सेंट्रेशन लो लेके चलोगे तो उतना उसका इफेक्ट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होता है पोटेंशियल निकालने में, क्योंकि पूरा का पूरा फॉर्मूला है जिसमें तुम कॉन्सेंट्रेशन लेते हो। तो अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी मान लोगे तो उसका इफेक्ट हम नहीं ले रहे हैं, तो उसके इफेक्ट को ना लेने के बाद तो जितना पोटेंशियल रियलिटी में होता है तो उतना उसी अकॉर्डिंग, जैसे तुम डिफाइन करते हो 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर में सारी चीजें 1 मान लेते हो, उसी अकॉर्डिंग ये डिफाइन कर रहा है कि हाफ सेल के अंदर अगर तुम्हारी सारी चीजें मतलब यूनिटी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम 1 1 लेके चलते हो, तो जो पोटेंशियल होता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो ओके पोटेंशियल। सर, ठीक है सर। इसी तरीके से सारे बच्चे लिख लेंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, व्हाट इज द यूज ऑफ प्लैटिनम रॉड इन SHE। अच्छा सिद्धांत, ये SHE क्या होता है? सर क्या चीज? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, क्या ये सही बोल रहा है रितेश? SHE यस सर। ठीक है, अब इसी के अंदर अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यूज ऑफ द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो हम डालते हैं इसका क्या यूज होता है? तो कोई बता सकता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का क्या यूज होता होगा SHE में? एज अ कैटलिस्ट यूज होता होगा शायद। प्लैटिनम का सर उसके वो सरफेस पे रिएक्शन हो जाता है और वो पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। एक्चुअली में इस जो प्लैटिनम होता है ना, ये प्लैटिनम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये जो भी मेरे पास जहाँ पे आयंस होते हैं ना,
जैसे कि ये बोल सकते हो कि पहली बात तो ये सरफेस प्रोवाइड करता है, जो भी तुमने लाइन बाय लाइन बोली, ठीक है, कि ये सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, और दूसरी बात ये हाइड्रोजन गैस को भी एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होता है, जो हाइड्रोजन गैस वहां से और मतलब रिलीज होकर आती है। तो सर सारे निकलती नहीं है मतलब, क्या नहीं मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं है मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है। हाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन एक लिमिट तक, हर किसी की एबिलिटी होती है। तो सारे बच्चे लिख लें, प्लेटिनम एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन गैस मतलब H2, platinum absorbs H2 when it remains in contact with H plus ions, when it remains in contact with H plus ion, hence it provides surface, hence it provides surface at which exchange of electrons occurs या taking place, exchange of electrons occurs या फिर taking place, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे एक बार जरा लिखें, रिवीजन की एक अलग से कॉपी बना लेंगे सब बच्चे, जो नई बना रहे हैं, जो लाइट ले रहे हैं, उनके नंबर कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना, और बोर्ड तक उनकी हालत ऐसी ही रहेगी और कुछ फायदा नहीं होगा टेस्ट सीरीज का। क्वेश्चन लिखें, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, सारे बच्चे लिखें, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज is made by dissolving 10 gram of glucose, by dissolving 10 gram of glucose C6H12O6, मतलब ये तो पता ही होगा सब बच्चों को, C6H12O6 in 90 gram of water, in 90 gram of water, in 90 gram of water at 303 Kelvin, at 303 Kelvin, full stop. If vapor pressure of pure water, if vapor pressure of pure water at 303 Kelvin, be 32.8 मतलब 32.8 mmHg, what would be the vapor pressure of the solution? What would be the vapor pressure of the solution? What would be the vapor pressure of the solution? तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, क्या लग रहा है किसी को? राउल्ट्स लॉ। रॉल्स लॉ लगेगा। तो रॉल्स लॉ हमसे क्या कहता है भाई, क्या है ये रॉल्स लॉ, कोई बताएगा यहाँ पे? श्रेया, व्हाट डू यू मीन बाय द रॉल्स लॉ? सर जब वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हम वेपर प्रेशर ही वेपर प्रेशर को कैसे लेंगे कृति? वो पार्शियल वेपर प्रेशर लेते हैं ना सर, वो ले लेते हैं ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला, उसमें पी ठीक नॉट है, जो होता है बिल्कुल वो। सही। रॉल्ट लॉ का एक रिलेशन आया था जहाँ वो हमने यूज किया था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, याद आया? मैंने डेरिवेशन करवाई थी उस टाइम पे, मैंने बोला था कि ये Yes, sir. डायरेक्टली हम रिलेटिव लोअरिंग में यूज करेंगे। तो उसका क्या फॉर्मूला आता है? तो ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर किसी को याद हो तो ये पीए Yes, sir. माइनस का ये जो, अच्छा पी नॉट ए का मतलब क्या होता है? प्योर में वेपर प्योर प्रेशर। कंपोनेंट का, ठीक है। और ये पीए, और ये मेरे पास नीचे भी कौन सा लेते हैं, प्योर या फिर मतलब ये कंबाइंड वाला? प्योर प्योर वाला Pure. लेते Pure हैं, वाला। एंड इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। Mole fraction of solute. सॉल्यूट या सॉल्वेंट, सारे बच्चे सोच लें। सॉल्यूट। सॉल्यूट, और सॉल्यूट के लिए हमने क्या माना था हमेशा, ए या बी? B. बी, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो उसको हमने ए माना था।
तो ये मेरे पास है पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, जिसका मतलब क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर में कमी आती है। तो ये देखो, एक होती है लोवरिंग, तो लोवरिंग के लिए हम सिर्फ क्या लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए। लेकिन ये क्या है, रिलेटिव लोवरिंग। तो रिलेटिव का मतलब पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नॉट, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पी ए नॉट अपॉन में पी ए नॉट। तो क्या मैं इसे 1 माइनस का पी ए अपॉन में पी ए नॉट बोल सकता हूँ क्या? यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं फिर? क्योंकि कभी कभी हमको डायरेक्टली चीज मतलब लोवरिंग दे देता है दोनों का, तो इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन वो तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों को सिंपल मैथमेटिक्स से ऐसा कर लिया। अच्छा, ये मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? गिवन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास अपॉन में। मोलर मोलर मास। मोलर मास। तो ये मेरे पास हो जाएगा, एक सेकेंड। अच्छा, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट के लिए हम हमेशा क्या मान के चल लेते हैं, क्या मैं सॉल्यूट के लिए अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, W1 अपॉन में M1। मतलब तुम चाहो तो चलो इसको बी भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये सॉल्यूट है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट ज्यादा है या कम है? क्या हम कम नेग्लेक्ट है। कर सकते हैं? कम होता है। यस सर। तो क्या मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा वाला केस होता है तो उसको मैं कम कर सकता हूँ ना। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब सिर्फ नीचे सिर्फ सॉल्वेंट का लिखा जाएगा, तो एन यस ए सर। का, तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला है इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके ओके फाइन, यस यू कैन। ठीक है, तो ये मेरे पास भाई, जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो मैं क्या क्या चीजें गिवन दे रखी हैं, 1 माइनस पी ए। तो ये पी ए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पी ए 1 माइनस का सर में पी ए। पी नॉट दे रखा है ना। अच्छा, प्योर प्योर हमें वाला दे हमें रखा तो है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पी ए तो हमें दे ही नहीं रखा भाई, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्योर वाला दिया है। और प्योर वाला हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 32.8। 32.8। तो हमें प्योर वाला कंपोनेंट दे रखा है 32.8। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये प्योर होता है, और ये पीए क्या होता है फिर, इस पीए का मीनिंग क्या है, अगर ये प्योर कंपोनेंट का तो फिर इसे क्या बोलेंगे, सोल्यूशन का। सॉल्यूशन का बोलेंगे। ठीक है, ये पूरा प्योर का है, और ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन मिक्स करने के बाद पीए इज इक्वल टू, अच्छा ये एक्स डब्ल्यू बी कितना दे रखा है क्वेश्चन में, सर 10 ग्राम। 10। 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम ने लिया है सॉल्यूट का गिवन मास। अच्छा, मोलर मास कितना होता है इसका, 180। क्योंकि ग्लूकोज है तो 180। ठीक है, सॉल्वेंट है नीचे, सॉल्वेंट कितना दिया है हमको, 90 ग्राम। 90 ग्राम। 90 ग्राम के अंदर डाला है। और उसका मोलर मास क्या है, 18। क्योंकि वाटर के अंदर डाला है, राइट। यस सर। भाई वाटर ये सॉल्वेंट नीचे लेते हैं भाई, मोल फ्रैक्शन सबको पता है ना, और ये सॉल्यूट ऊपर लेते हैं। वैसे नीचे सॉल्यूट भी लेते हैं, लेकिन सॉल्यूट इतना कम है कि उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा बताना एक बार, जरा कैलकुलेट करना एक बार, कितना आया पीए। इस 1 को इधर ले आओ, देखो एक एक चीज तो सामने दिख रही है, 180 है, ये 8 है, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ 10। और 10 से 10 से ये कट जाएगा, 1 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/90 बचेगा। इस 1 को इधर यस ले आओ, सर। तो जरा बताना यस सर। पीए कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट निकलेगा, निकालो जरा एक बार पीए। तो ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला हमने यूज किया है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट। फर्स्ट। हम्म, 32.4। बिल्कुल सही है दीक्षा, शाबाश। बाकी लोगों का निकल गया ये सेम, कनव यस सर 32.43। ठीक है, वो तो चलो कैलकुलेशन है, लेकिन मेन तो मैं करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे रितेश, ये 11th में भी था अगर तुम्हें याद हो तो, कैन एनीबडी टेल मी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
What do you mean by the degree of dissociation? Define the term degree of dissociation. सिद्धांत, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? कनव, तो नहीं आता। अच्छा कनव, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई नो तुम लोगों को पता है क्या होता है, लेकिन जब लिखने की बारी आएगी तो वहां पे तो भाई लिखना ही पड़ेगा ना। वहां पे तुम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ी समझाओगे तो नंबर फिर आते ही मिलेंगे सिर्फ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्टैंडर्ड चीज है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दीक्षा, ये 11th में भी आया था इक्विलिब्रियम में, डेफिनेशन लिखवाई थी, किसी को याद हो तो। Can we say the fraction of the total molecule of reactant which is dissociated into the product? Yes, sir. कितना Yes, sir. परसेंट हिस्सा, कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट हिस्सा तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा है? और ये ज्यादातर किस चीज के लिए लिया जाता है, वीक के लिए या स्ट्रॉन्ग के लिए? Weak. वीक के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो 100% होता है, स्ट्रॉन्ग का तो 99% हो ही जाता है ना भाई। इसका एग्जांपल Yes, भी लिया sir. था मैंने, ये दीक्षा का एग्जांपल लिया था उस टाइम पे। तो भाई जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही है, मेन तो वीक होते हैं। तो वीक की कितना परसेंट दे रहा है वो रिजल्ट, तो वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। जैसे मान लो ये CH3COOH है और यहाँ पे इसने आयन दिया CH3CO माइनस और ये है मेरे पास H+। तो अगर ये अभी 0 है और ये 1 है, तो 1 में से कुछ हिस्सा यहाँ चला गया ना भाई इक्विलिब्रियम पे। तो जब यहाँ पे गया तो वो अल्फा यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पे हम C से मल्टीप्लाई करते थे, याद आया, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से। सर Yes, sir. और फिर वो क्या था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा K, याद करो इक्विलिब्रियम। सर ठीक Yes, है, sir. तो इसलिए सारे बच्चे एक बार लिख लें, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ऐसा कर लो, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which is dissociated from reactant to product, the fraction of molecule which is dissociated from reactant to product is called degree of dissociation। और ये मोस्टली आयनिक फॉर्म में होता है, राइट? एक बार रिपीट कर दे। the fraction of molecules which is dissociated from reactant to product in the form of ions, भी लिख लेना, in the form of ions is called degree of dissociation। और इसी के नीचे ये एग्जाम्पल देना है, ठीक है, ये वाला। तो ये अल्फा यहाँ पे लिख देना, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, ये तो भाई तुमने 11th क्लास में यूज किया, आई नो तुमने फ्रिक्वेंटली यूज किया, लेकिन उसकी डेफिनेशन तुम्हें नहीं पता है, कितनी शर्म की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसी के बाद, कह रहे राइट एन एक्सप्रेशन that relates the molar conductivity of a weak electrolyte to the degree of dissociation। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या रिलेशन होता है, कोई बता पाएगा? मोलर कंडक्टिविटी सर वो Sir, degree of alpha is equal to molar conductivity upon pure का molar conductivity. लेकिन इसमें तो अल्फा आया ही नहीं। Sir, alpha is equal alpha is equal to molar conductivity। अच्छा, ओके, बिल्कुल सही भाई। अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा याद है किसी को? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक टर्म आया था, याद Yes, आया? sir. लिमिटिंग जो Yes, sir. इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता है, और एक मेरे पास होता है मोलर कंडक्टिविटी ये वाला। मोलर ऊपर है। Yes, sir. ऊपर आता है Yes, ना? sir. आर यू श्योर? ओके, Yes, sir. मेरी गलती। Limiting ओके, region. ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी, और ये मेरे पास होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ओके, ठीक है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? एक छोटा सा फर्क है, बताओ जरा क्या। वो लिमिटिंग वाली Limiting में वो C infinite टेंड टू 0 हो dilution। जाता है। ठीक है, तो मेरे पास जब तुम पानी बहुत ज्यादा ऐड कर देते हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो जो कंडक्टिविटी बनती है मोलर, उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और अगर तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होती है किसी की भी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद करो?
K into Yeah, 1000 upon C. K into 1000 Upon C. C का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन। K का मतलब क्या है? कंडक्टिविटी, और 1000 तो लगाते ही हैं, राइट? तो ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान रखना है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कौन से लॉ से निकालते हैं मोस्टली? रॉस लॉ। रॉस Rausch लॉ। law. ठीक है, जितने आयंस आएंगे उतने का ही हमें लेना होता है, राइट? रॉस लॉ। आई नो कुछ बच्चों की यहाँ पे हालत खराब हो रही है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। और मैंने बोला था कि जो नोट्स पढ़ के नहीं आएगा उसको कुछ समझ नहीं आने वाला। पहली बात तो रिकॉर्डिंग दिक्कत नहीं है। जो बच्चा क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग्स और नोट्स पढ़ के नहीं आ रहा है उसको ये सब कुछ समझ नहीं आने वाला, ध्यान रखना। तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है और ये नोट्स जो मैंने भेजे हैं। बाकी जिनके पास नोट्स नहीं है वो बच्चों से भी नोट्स मांग सकते हैं, उन्होंने नोट्स बनाए होंगे, अगर वो एग्री कर जाए। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा देने के लिए। बाकी रिक्वेस्ट है, अगर कोई मांगे तो दे देना, सबकी हेल्प करो, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। पहले सुन लें। When a certain conductance cell is filled with the 0.1 kCl, its resistance is 85 ohm। मतलब हमारे पास एक बोल रखा है कि एक सॉल्यूशन है 0.1 ms KCl आपको दे रखा है, ठीक है? KCl दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 85 ओम, ठीक है? और कह रहा है when the same cell is filled with an aqueous solution of इतना मोलर 0.052 मोलर of unknown electrolyte, पता नहीं कौन सी इलेक्ट्रोलाइट डाली है अब, पहले KCl थी, then the resistance was 96 ohm, ठीक है? अभी कह रहा है कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हमें निकालना है, कैलकुलेट दी मोलर कंडक्टेंस। और आपको एक चीज दे रखी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे दिया हुआ है। अच्छा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक कप्पा। कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमको दे रखा है, हाँ, तो मतलब हमें कप्पा दे रखा है के, ठीक है? तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 0.KCl का दे रखा है वो कप्पा, तो 1.29 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो जरा कोई बता सकता है कैसे करना चाहिए हमें इसे? कप्पा तुम्हें दे रखा है, ठीक है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है, और तुम्हें ये इतना कंडक्टेंस भी दे रखा है। तो कैसे निकालना चाहिए भाई? देखो दोनों चीजें हैं तो एक सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट ही रहना चाहिए। यस सेल सर। कांस्टेंट और सेल कांस्टेंट किसका रेशियो होता है, कोई बता सकता है मुझे? सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर वो K/G। सेल कांस्टेंट K/G होता है? नहीं, सर वो K is equal to G into cell R constant। इज L upon L. L upon A. हाँ, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये फॉर्मूला सबको याद है? ये फॉर्मूला तो सबको याद होगा। यस सर। तो जब ये 1/रो इधर आ जाएगा, मान लो रो को मैं इधर ले गया R के नीचे, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा ही तो बनता है कंडक्टिविटी। यस सर। ये R इधर आ जाएगा फिर नीचे। तो अब जो यहाँ पे L/A होता है, इस L/, क्योंकि हर एक सेल की लेंथ होती है, हर एक सेल का एरिया होता है, तो सबको चेंज करने से एरिया और लेंथ थोड़ी कभी चेंज होता है। तो इस L/A को ही तो हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है? यस सर। तो सर मैंने L/A, यही तो बोला था, मैंने G बोला था, मैंने 1/R को G बोल दिया था ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, कंडक्टेंस के टर्म फिर में। ठीक है। तो ये मेरे पास वैसे सेल कांस्टेंट सिंपल L/A याद रखना है सब बच्चों को, ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि कप्पा मेरे पास इक्वल टू क्या आ गया, 1/R इंटू में सेल कांस्टेंट है मेरे पास। तो जरा बताना तुम्हें अब, क्या मुझे यहाँ पे सेल कांस्टेंट पता है? नहीं पता है। तो पहले का यूज करके सेल कांस्टेंट निकाल लो, पहली वाली कंडीशन का यूज करके। तो जरा बताना क्या आएगा सेल कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू में R हो जाएगा। R को उधर ले जाओ यस ना, सर। यस तो सर। कप्पा इंटू में R। कप्पा कितना दे रखा है? 1.29, 1.29। 10 के बाद -2। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 85 85। 85। तो इससे सेल कांस्टेंट आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करके। अच्छा, 85 इंटू 1 है ना, तो ये 1.2। कैलकुलेटर अगर यूज करना है तो कर सकते हो राइट नाउ, जल्दी कैलकुलेशन के लिए। बाकी जो कर लेता है वो अच्छी बात है। तो 85 10 के बाद -2 तो रहेगा ही रहेगा।
जरा करना 85 और 129 को 1.29 को आई गेस 100 समथिंग आ रहा होगा, क्योंकि इतना तो हो ही जाएगा ना, 29 है 109.6 तो 109 पॉइंट भी आ रहा है कुछ, ठीक है 0.6, तो 109.6 × 10 की पावर -2 ये मेरे पास आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, सेल कांस्टेंट आया है, सेल कांस्टेंट तो मीटर में होता है क्योंकि एरिया नीचे होता है ना, तो एल से एल कट जाता है तो सेंटीमीटर इनवर्स बचता है। तो भाई सेल कांस्टेंट जो ये आए, ये सेल कांस्टेंट पहली कंडीशन से निकाल लिया, क्या यही सेल कांस्टेंट सेकंड कंडीशन के लिए लगेगा या अलग लगेगा? यही वाला लगेगा। भाई तुमने लोग चेंज हो गए हैं क्या, रूम चेंज हुआ है? नहीं सर। आईएलसी में जब तुम आओगे तो क्या तुम्हारे आने से रूम अपना शेप चेंज कर लेगा कि चलो अब थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, अब कम हो जाता है? ऐसा नहीं है सर, इतना फ्लेक्सिबल नहीं बनाया हमने। क्या ठीक है, पता। तो हाँ मैं कोशिश करूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, तो K इज इक्वल टू क्या होता है, अब इसके लिए तो हमें कंडक्टिविटी नहीं पता, कप्पा नहीं पता, तो 1/r इंटू में क्या हो जाएगा ये, अब मेन फॉर्मूला वही वाला देखो, सेल कांस्टेंट तुमने निकाल लिया है और इसका r तुम्हें दे रखा है, तो इसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी 1/96 इंटू में सेल कांस्टेंट तुमने निकाल लिया, ये रहा 100। एक सेकंड, निकाला या नहीं निकाला? एक सेकंड, सेल कांस्टेंट निकाल लिया, यही तो तो है सर। 109.6 इंटू 10 की पावर -2। तो जरा करना डिवाइड, अभी के लिए यूज कर सकते हो कैलकुलेटर, कितना आ रहा है 109 अपॉन में पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 199, अच्छा 1 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 96 है ना नीचे, तो कितना आ रहा है 1.14 1.14 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये किसकी कंडक्टिविटी आई है, कंडक्टिविटी ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब सेकंड वाली कंडीशन के लिए भी बताओ मैंने वो निकाल लिया कप्पा। अरे भाई एक ही यस सर। फॉर्मूला है, बस सेल कांस्टेंट दोनों के लिए सेम रहता है, मतलब रूम सेम रहता है, लेंथ अपॉन एरिया। तो इससे मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, इसी सेल कांस्टेंट का यूज करके मैंने इसका कंडक्टिविटी निकाल लिया। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कंडक्टिविटी तुम्हारे सामने है। और उसने क्या बोला था, क्या निकालना है? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है जरा बताना एक बार। वही लैम्डा एम। लैम्डा एम या लैम्डा एम नॉट, सोच लो एक बार। लैम्डा एम। लैम्डा एम, क्योंकि लैम्डा एम नॉट होता है खोलरॉच लॉ से, वहां पे तो आयंस ही नहीं दिए मैं, तो खोलरॉच लॉ के लिए तो आयंस के खुद ही देगा वो लैम्डा एम नॉट। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं, और उसके लिए फॉर्मूला भी तुमने जस्ट एक सेकंड पहले मुझे बताया भी है। तो लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम जो होता है मोलर कंडक्टिविटी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कप्पा इनटू में 1000, और 1000 नीचे क्या हो जाएगा वो वाला मोलैरिटी। मोलैरिटी, तो सी हो जाएगा। क्या मोलैरिटी दे रखी है तुम लोगों को? हाँ ये सर। 0 पॉइंट। अच्छा हाँ, किस वाले के लिए निकालना है वैसे? एक सेकंड इसने क्वेश्चन बोला है ना कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, हाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अननोन इलेक्ट्रोलाइट 0.052। अच्छा ये रहा, इसके लिए निकालना है राइट, ये 0.052 है, इस वाले के लिए निकालना है। तो इस वाले के लिए तुमने कंडक्टिविटी निकाल ली, सब कुछ इस वाले के लिए तो कर रहे हैं। यस सर। तो भाई इसके लिए K कितना आया है 1.14 14 10 की इंटू पावर 10। -2। अच्छा -2 और 1000 तो दो जीरो तो कटी गई, ठीक है, तो ये बचेगा 11.4। और C कितना दे रखा है आपको? 0.052। तो भाई बताओ मोलर कंडक्टेंस निकल गया या नहीं निकल गया, मतलब मोलर कंडक्टिविटी। यस सर। चलो निकालना कितनी आई है वैसे, 1.14 इंटू में 1000 इंटू में 0.052 कितना आ रहा है? और मोलर कंडक्टिविटी याद है किसी को, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उस टाइम पे बहुत बताया था, सब लोगों को याद ही रखनी है कि जो मोलर कंडक्टिविटी की होती है वो क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सब बच्चों को ठीक है, गुस्सा नहीं कृति, ठीक है। तो ये हमारे पास है पूरा का पूरा नहीं इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है ओके। और वैसे पेपर कैसा हुआ है कृति कल का फिजिक्स का? सर का मतलब एंड में काफी जल्दी जल्दी लिखा था, तो बस अच्छे से नहीं हो मैंने पाया सुना था। है किसी ने पोटेंशियोमीटर या ये मीटर ब्रिज ढंग से नहीं बनाया, ऐसा सुनने में आया, क्या ये सही है? मैं ही हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या करा है, ऐसे ही बस पेन से ऐसे गंदा सा बना गोल बना दिया किसी ने, तो नहीं जल्दबाजी में। मैंने भी डब्बा बनाया है सर। ठीक है, उसके मार्क्स कटेंगे बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सर तो ये हमारे आपने पास चेक कर लिया वैसे? अभी नहीं हुआ है, अभी अभी मेरे को पता नहीं है, मतलब ऊपर से होता है सब कुछ, बाकी कोशिश मैं उन पे प्रेशर दे रहा हूँ कि जल्दी करो, ऐसा भी हो सकता है आज रात को 12 बजे आ जाए, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे ये बताएगी श्रेया।
अरे श्रेया ने तो बहुत मचाया इस बार, मैंने सुनने में आया। सर श्रेया क्या? मैंने सुना कि इस बार तुम टॉप कर रही हो सच में, मतलब बस ये है कि नहीं वो सर, ऑर्डर कहीं से चेंज हो सकता है। क्या हुआ तुम्हें, तुम ब्लैकआउट हो गई थी? कृति तुमने बात करी मैंने इससे? मतलब सिर्फ 1 घंटा पढ़ा हाँ था हाँ लैब सर किया था। के लिए। अच्छा तो थोड़ा सा इसको एडवाइस करते रहा करो, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी चीज बोर्ड में हो गई तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा, पता है डीटीयू का सपना। सर पढ़ाई कहाँ था, क्या बोलूं मैं तो। चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमें सर गलतियों उसका से, प्री बोर्ड था। अच्छा हमें गलतियों से सीखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी गलतियां करोगे करो, लेकिन ये गलतियां बोर्ड में नहीं होनी चाहिए। जितनी गलतियां नहीं करनी होंगी है सर, गलतियां अभी करो और आप उनसे इस सीखो। वाले में एडजस्ट कर लो, थोड़े से बिल्कुल नंबर डाल हाँ दो। सर हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन टाइम भी कम था सर, हाँ एकदम टाइम तो जल्दी कहा, जल्दी करा था पेपर। ठीक है, यही तो आदत डालनी है, क्योंकि देखो फिजिक्स का पेपर ना बहुत लेंदी आता है, सीरियसली सच बता रहा हूँ मैं, फिजिक्स का पेपर बहुत लेंदी आता है, बच्चों का इवन ऐसा हुआ है कि सर की सांस तक नहीं ले पाए हम, अटक गई थी सांसें, लास्ट में हमारे 2 क्वेश्चन छूट गए, इसलिए कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं कि उल्टे वाले से स्टार्ट करते हैं, अगर उनके लास्ट के 5 क्वेश्चन रह जाए 1 नंबर वाले तो उन्हें दुख नहीं होता, लेकिन जिन बच्चे के वो 5 का ही छूट गया, पता नहीं उनको क्यों दुख होता है, फिर मैंने कहा बात तो वही पड़ गई फिर नहीं सर 5 नंबर का छूट गया, लेकिन जो 5 नंबर का एक छूट, अलग ही लेवल की बातें करते रहते हैं बच्चे, क्योंकि ठीक है एग्जाम देकर आए तो इंटेलिजेंस। अलग वाले टाइप की बातें हैं, तो ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं, एक 5 तो नंबर 5 नंबर वाले ऐसे होता है ना कि मतलब वो डायरेक्ट होता है। हाँ बल्कि वो इजी होते हैं, 5 नंबर वाले तो डेरिवेशन होते हैं, और उसमें से 1-2 न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब उसी के ऊपर बेस्ड, तो 5 नंबर वाले से स्टार्ट करने चाहिए, 1 नंबर वाले से देख के तो लोग नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। चलो इस बार तो मेरे सही ख्याल से बात मैंने है। सुना है कि एमसीक्यू कर दिया है, शायद एमसीक्यू आ रहा है ना इस बार तो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या पता नहीं? नहीं अच्छा पता ही नहीं, वेरी गुड सर, शबाश, नहीं एक पेपर नहीं में इस बार तो अपने कुछ नहीं सर, अलग याद सा है। ही है सर, केस स्टडी ये सब वगैरह वगैरह। हाँ सर वो पता मेरे नहीं क्या पेपर में क्या दिया ही नहीं था। क्या शापा मचा रखा है, पता नहीं क्या सीबीएसई को, पता नहीं क्या मिलता है, कितने एक्सपेरिमेंट करोगे पता नहीं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, एक हमारे टाइम का पैटर्न था, वो स्टैंडर्ड था, और वही कितने सालों तक चला, 9 सालों तक, लेकिन इनको 11वें साल में आते हुए उनको पता नहीं क्या हो गया, उन्होंने बिल्कुल अजीब ही कर दिया है अब, कि वैल्यू बेस्ड कर दिया, एक बार बीच में आया था वैल्यू बेस्ड, उसमें सब लोग हाँ कहानी सर लिखते थे व्हाट कि वैल्यूज आर हाँ कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही देश के लिए अच्छा नहीं होता, डे बाय डे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यस वी आर सेव इंक्रीजिंग, वाटर। तो सेव वाटर सेव द प्लांट, ठीक है, अलग अलग टाइप के, चलो ये सब छोड़ो, ये सब बातें हैं, इनसे हमें मतलब नहीं है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डज द मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद concentration फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये क्वेश्चन श्रेया से पूछना चाहिए, क्योंकि श्रेया ने वही किसी का आंसर एग्जाम्पल देते याद हैं। कर रखा है, तुम्हारी फ्रेंड पे ही तो था ये एग्जाम्पल। दीक्षा। हाँ देखो कितने प्यार से बोल रही है, इतना प्यार से कभी से नहीं होगा कि ओ सर, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बताओ तो क्या था ये, क्या क्या बताना है? मैं बस दीक्षा याद रहा, उसके बाद कॉन्सेप्ट को तो एक्सप्लेन करो। मैं बताती हूँ ना। हाँ हाँ बताओ बताओ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो हमारा वैसे स्ट्रेट आता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैसा कर्व्ड सा आता है। ओके तो ये हमारे पास ऐसा आता है, ठीक है, तो देखो भाई ये हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब तुम डाइल्यूशन करते हो, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रही तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया है, हमने डाइल्यूशन डाइल्यूशन ज्यादा कर दिया है, डाइल्यूशन कर दिया है, तो एक स्ट्रॉन्ग तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, थोड़ा सा और उसे मोटिवेशन मिल जाएगा, तो वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो तो पहले से ही टॉपर था, और बढ़ाओगे तो और थोड़ा टॉपर बन जाएगा, ज्यादा थोड़ी फर्क आएगा। दीक्षा। हाँ अब लेकिन अगर कोई पहले से, कृति वो गाली दे रही है अंदर अंदर ठीक है, तो अगर कोई पहले से वीक खुश था, हो रही है सर वो। लेकिन अब वाटर डालने से क्या हो गया हमारे पास, अब ये इस तरीके से क्या है, ये मोलर कंडक्टिविटी आया है इस तरीके से, ठीक है भाई, तो डाइल्यूशन करने से कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है, तो भाई क्योंकि वीक था वो, मान लो कोई गवार बच्चा आया जिसके नंबर कितने आते थे 13 या 12, वो भी चीटिंग करके, तो श्रेया का लग रहा है एग्जाम्पल ले रहे हैं। जा रहे हैं तो ये। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करेगा, ठीक है, सपोर्ट मिलता रहेगा उसे, तो 85 से वो 90 क्रॉस कर सकता है, ठीक है 90 तक आ जाएगा, ज्यादा सपने नहीं दिखाने चाहिए ना झूठे, ठीक है, तो वीक से, तो ये चीज ध्यान रखने, छोटे वाली लाइन स्ट्रॉन्ग के लिए है, कुछ बच्चे सोचते हैं तो अच्छा ये स्ट्रॉन्ग है यही होगा स्ट्रॉन्ग, नहीं भाई ये वीक है, वीक में ज्यादा चेंज आता है, स्ट्रॉन्ग में ज्यादा चेंज नहीं आता है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कहाँ पे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ आयंस डायल्यूट करने से वीक के अंदर वीक। बढ़ते हैं, इसलिए ये सब चीजें याद रखनी है। अच्छा कोई मुझे नस्ट इक्वेशन, अच्छा सबसे पहले बताओ, अगर कोई भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन तो पक्का आना ही है, तुम्हें पता ही है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए ई नॉट सेल निकालने के लिए,
ई कैथोड माइनस ई एनोड। एनोड। फिर हमारे पास नस्ट इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला लगता है ई सेल निकालने के लिए? E cell is equal to E naught cell minus नहीं 2.303. नहीं 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 अच्छा, तो डायरेक्ट वो कर दो ना, डायरेक्ट। 0.0591 हाँ, वाला 0.0591 अपॉन में n, कितना लूज या कितना गेन हुआ, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट? प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भाई, जो प्रोडक्ट में आयन होगा वो लिख लो, और जो रिएक्टेंट में आयन होता है फिर उसे लिख लो। अच्छा प्रोडक्ट में वो, एनोड अपॉन हाँ, और कैथोड। प्रोडक्ट में वो क्या होगा? एनोड ही होगा ना, क्योंकि लूज करा होगा इलेक्ट्रॉन, तो लूज करा यस होगा सर, तभी तो वो प्रोडक्ट में बनेगा, ये मैंने समझाया था पहले भी। प्रोडक्ट यस। में उसने लूज कर दिया तभी तो प्रोडक्ट में एनोड लिखेंगे। तो कुछ भी बोलो, लॉग एनोड अपॉन कैथोड बोलो, या लॉग प्रोडक्ट में जो आयन है वो, रिएक्टेंट में जो आयन है वो। ठीक है। अच्छा फिर इसी तरीके से हम डेल्टा जी भी निकाल लेते हैं। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनएफई। माइनस का एनएफई। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रहेंगी। कनव तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है? रितेश कोई डाउट है इसके अंदर तुम्हें? सर अभी नहीं। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है, देखो एक ना तुम्हें क्वेश्चन वही मतलब पैराग्राफ टाइप का सब दे रखा है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। पैराग्राफ पे कितने क्वेश्चन आते हैं, 5 या 4? 5 सर 2, 4 मतलब 2 होते हैं पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक पैराग्राफ के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, कह रहे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन है, और फिर कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन द वाटर लेबल्ड एज, हम मेन इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, द solution of glucose in the water labeled as 10% W by W. The density of solution is, density दे रखा है solution का, ये वही है पैराग्राफ, density of solution। ऐसा भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए, मतलब मैं श्योरिटी, वैसे देखा जाए कल के फिजिक्स के पेपर में कुछ क्वेश्चन वही नहीं थे जो हमने करवाए थे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जब, मतलब देखो ये तो बहुत ही कितनी अच्छी, क्या सच सच बताना दिल पे हाथ रख के, क्या क्वेश्चन अलग थे बहुत? नहीं नहीं, बेशक थे तभी तो हो पाया पेपर। हाँ, मतलब डिजिट थोड़ी सी अलग मिल गई होंगी तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है सीधा ऑलमोस्ट फिर वैसा लग रहे थे। है। अच्छा डिजिट भी सेम थे, तब भी ऐसा हाल हो गया, बताओ बच्चों का। मेरे पास बच्चों के पर्सनल मैसेज आया, पता है मेरा पूरा पूरा व्हाट्सएप भरा हुआ है, कोई बच्चा रो रहा है कि सर मैं तो बर्बाद हो गया, आई एम रियली सॉरी सर, आई डिप्रेस्ड यू, पता नहीं क्या मेरे को ही लिख रहे हैं कि सर मैं आई एम सो डिप्रेस्ड एंड आई एम मेकिंग आई यू डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड, यू। पता नहीं क्या क्या, अलग अलग टाइप की कहानी चल रही है कि सर पता है मेरा प्री बोर्ड था, सर पता है उस दिन मैं सो नहीं पाया, सर प्लीज इस बार एडजस्ट कर देना, सर प्लीज श्रेया ने भी लिखा होगा। सर प्लीज लीनियन चेकिंग, हर किसी का है। अरे तो तुम में से 60% बच्चों ने मेरे को मैसेज करा कल, अब वो मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने किसको किया, लेकिन आधे बच्चों को है कि सर प्लीज मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर, पेरेंट्स मेरे को मार डालेंगे सर, ये कर दो सर प्लीज, सर बस इस बार छोड़ दो, अगली बार देखना मैं मचा दूंगा। ठीक है भाई, अब हर किसी का है। एक दो कुछ बच्चों ने तो कॉल भी कर दिया मेरे को, मैंने कहा भाई मैं क्लास में हूँ। सर मैं और कृति भी करने वाले थे कॉल सर। अच्छा अच्छा, फिर तो मैं काट देता मैं ब्लॉक लिस्ट में डाल देता मैं, ठीक है कि जाओ श्रेया से बात कर लो। श्रेया नहीं है ना वो लोगों हाँ तब श्रेया से ही तो बात की सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। हमारे पास डेंसिटी दे रखा है 1 पॉइंट, वैसे अब सिर्फ देखा जाए तो तुम सिर्फ देखा जाए तो काइंड ऑफ 2 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, ठीक है, अपनी पूरी स्कूल लाइफ, तुम्हारी पूरी स्कूल लाइफ के सिर्फ 2 महीने बचे हैं, और तुम्हारी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए 2 महीने बचे हैं, और यही 2 महीने तुम्हारी जिंदगी की चीजें डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है, कि तुम कैसी कॉलेज लाइफ एंजॉय करोगे, कैसे तुम्हारी आगे जाके लाइफ होगी, क्योंकि जो कॉलेज होगा वही तो कैरियर बनेगा। अब तो स्कूलिंग लाइफ थी, असली लाइफ तो अब स्टार्ट होगी ना, तो वो असली लाइफ किसकी कैसी होगी ये 2 महीने डिसाइड कर देंगे। स्कूल लाइफ कोई नहीं पूछता भाई, आई एम सॉरी, तुम बहुत इमोशनल होगे, कुछ लोग रो रहे होंगे, कुछ लोग शायद खील बता से पीछे ऐसे फेंक कर आएंगे, कुछ लोग चावल फेंकेंगे शायद दीवार पे वो लगाएंगे, स्कूल लाइफ तो बनाएंगे, 11th में ही खत्म ठीक हो है। गई। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों की 10th में खत्म हो जाती है क्योंकि वो साइंस ले लेते हैं, पर कोई बात नहीं। तो इसीलिए कोरोना की वाइफ है, तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों का दर्द, पर मैंने सुना है स्कूल खुल रहे हैं जनवरी से। सर मुझे तो कौन वो सा? 28 29 को ही बुला रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए। सर हमारा भी मंडे से शुरू होगा स्कूल। फेयरवेल होगी या नहीं होगी तुम्हारी? पता नहीं सर, तो मतलब बोर्ड होए ना होए फेयरवेल होनी चाहिए। हाँ, उसमें साड़ी पहनते हैं ना लड़के, मैंने सुना है, और लड़के वो कुछ पहनते हैं कोट वोट टाइप का सा, वही तो एक लास्ट होगा, ऐसा कुछ पार्टी शार्टी होगी मेरे ख्याल से अच्छी वाली। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, आ जाते हैं। श्रेया नहीं जाएगी लेकिन मैंने सुना है, श्रेया मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पे काफी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं,
हाँ सही में वो ऐसे वो जो नहीं होता वो जो सर, एकदम लड़कियां ऐसे जंगली होते कुछ हैं। वैसे से करके कुछ भी ऐसे रोलिंग करो मूविंग करो इस टाइप की। चलो ये सब छोड़ते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ भाई मोलैलिटी तुम्हें निकालनी है, जरा बताओ कैसे निकालोगे। मोलैलिटी निकालनी है तुम्हें, इतना सही दे रखा है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए, कनव बस ये दे रखा है 10% W/W है, तो इससे तुम कैसे निकाल लोगे मोलैलिटी, एनी गेसेस? अच्छा मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यस सर। ठीक है, तो यस इसका मतलब सर। सॉल्वेंट का मास नीचे और 1000 कर देंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो मोलैलिटी का भाई मोलैलिटी तो सबको पता ही, तो ये क्या बता रहा हूँ यार मैं तुम लोगों को, ये तो 11 में पता है तुम लोगों को, पर कुछ बच्चे हैं ऐसे जो 11 में बहुत टॉप करके आए हैं इसलिए बताना पड़ता है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स। अच्छा मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर W। वेट अपॉन नंबर ऑफ, मतलब वेट अपॉन क्या बोलते हैं उसको? भाई सीधे बोल मोल। देना गिवन मास अपॉन मोलर गिवन NA मास। मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, काम में का कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपने आप को भी और दूसरों को भी। पहली बात तो दूसरों को पता ही सर मैं नहीं है। उल्टा बोलने की कोशिश कर रहा था, इतने अच्छे से याद है कि ओके ग्राम को अगर ग्राम में लिख रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, फिर ये 1000 यहाँ पे चले जाता है, राइट। अच्छा अगर केजी में ही दे दिया उसने तो 1000 करोगे क्या फिर? नहीं सर। नहीं। फिर 1000 नहीं करोगे। अच्छा इसने 10% W/W दिया है और ये ग्लूकोज के लिए बोल रहा है, उसने ग्लूकोज के लिए बोला है, वही वाटर में डालने के लिए। तो जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अब 10% का मतलब क्या हो गया फिर? 10 ग्राम। W/W है तो इसका मतलब ग्लूकोज का कितना गिवन मास हुआ? 10 10 ग्राम 10 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है ग्लूकोज का? 180। 180। तो ये नंबर ऑफ मोल हो गया। अरे दीक्षा तुम कैसे बोल रही हो, क्या श्रेया से बात कर रही हो सर साथ, या चैट कर रही हो? बड़े प्यार से बात कर रही है तुम्हें ना, एकदम वैसी आवाज आ रही है। ठीक है तो ये कट गया ओ इससे। थैंक यू। अच्छा अभी श्रेया, अच्छा अब समझा मैं। अभी थोड़ी देर पहले श्रेया ने बोला था कि वो दीक्षा, तो एक दूसरे ने सोचा चलो मेरा भी फर्ज बनता है अबे थोड़ा। खुश सर। अब होगी रियलाइज सर, हुआ दिल दोनों से खुश होगी। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, फिर श्रेया फिर डांटेगी ना कॉल करके कि मैंने बोला और तूने ऐसे करा, तो इसलिए वो कर रही है पूरा ताकि बच जाए। पर ठीक है चलो अच्छी बात है, यही बातें तो बाद में याद आएंगी जब तुम चले जाओगे यहाँ से। ठीक है तो 0.0556 और तुम्हारा ये भी याद किया जाएगा कीर्ति, चिंता मत करो। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसी हरकत करेगा तो मैं करूंगा तो फिर पूछेंगे ये सही आपने कहाँ से सीखा, तो हम बोलेंगे कि एक बच्ची थी हमारी। ठीक अच्छा बहुत टैलेंटेड सॉल्वेंट है, हाँ तो ये हमारे पास सॉल्वेंट वाटर दे रखा है। अच्छा जरा बताना अगर 10% ये है ग्लूकोज तो बाकी का 90% क्या रहा होगा? वाटर। वाटर। तो ये 90% अगर वाटर है तो यही तो ग्राम मान लेते हैं, याद आया 11th में। यस सर। भाई 100% को हम 100 ग्राम मान के चलते हैं, तो अगर 90% है तो 90% को हम क्या मान लेंगे फिर? 90 ग्राम। तो इसका मतलब गिवन। वाटर तुम्हें कितना दे रखा है? हाँ तो 90 ग्राम दे रखा है वाटर के लिए। अब जरा मोलैलिटी की चीज पे आ जाओ, तो मोलैलिटी कैसे निकाल लेंगे भाई, जरा बताना एक बार। ये आ गया भाई, मैंने मोल्स तो निकाल ही लिए ना ग्लूकोज के, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो ये हो जाएगा 0.055 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 55 लिख दो ठीक है। अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों? 90 ग्राम्स। 90 ग्राम्स और डिवाइड बाय 1000, तो कितना आ जाएगा ये जरा बताना एक बार। कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। नो अरे सर। बोलो, एक बच्चा कह रहा यस है सर। डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब डेंसिटी का भी रूल आएगा जरूर, तो कुछ ना कुछ तिगड़मबाजी करके फिर मचा कर आ जाओगे तुम गन। ध्यान रखना जो चीज गिवन है उसका यूज होगा, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अरे बोलो, यस सर। तो इसलिए क्या पता इसका यूज आगे हो रहा हो, तो तुम्हें पता ही है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। अब चांसेस हैं थोड़े। अच्छा ये तो चलो मोलैरिटी निकल गई। अच्छा मोलैरिटी क्या होता है, क्या नाम है इसका सिद्धांत? मोलैरिटी, ये मत कहना नहीं आता है। मोलैरिटी moles of solute divided by volume of solvent. सॉल्वेंट, आर यू श्योर? हाँ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा सॉल्वेंट होता है इस वाले में मोलैलिटी में, वो भी वजन के साथ, मतलब मास के साथ, ठीक है भाई। सारे बच्चे ध्यान रखना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लोगों के हिले हुए हैं। तो मोलैरिटी तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये ml में है तो नीचे क्या करना पड़ेगा 1000, और नंबर ऑफ मोल वही था गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या तुम लोगों को इस बार वॉल्यूम दे रखा है सॉल्वेंट का?
नहीं अब नहीं सर। सर वो नहीं दे रखा। अब तुम्हें पता है कि जब भाई देखो तुम लोगों को पता है कि अब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का मास अपने आप में कितना होगा? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट पूरा 100। 100 ही होगा। क्योंकि 10% ये होता है सॉल्यूट और 90% सॉल्वेंट। तो 90% सॉल्वेंट 10% 10 ग्राम सॉल्यूट, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 100। 100 तो ग्राम। और वॉल्यूम कितना होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना हो गया? यस 100 सर। ग्राम। और डेंसिटी कितनी दे रखी है मेरे बच्चों? 1.2। 1.2। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। जब ये वॉल्यूम आ जाएगा तो क्या तुम इस वॉल्यूम को यहाँ रख दोगे? यस सर। ये नंबर ऑफ मोल्स तो यही है सेम। नंबर ऑफ मोल तो मैंने पहले ही निकाल लिया ना, हाँ सर 0.0555। 0.556। और ये वॉल्यूम यहाँ रखो कैलकुलेट करके, इससे मोलैरिटी भी आ जाएगी। किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है मैं क्या कर कह रहा हूँ ये सब? कुछ बच्चे कह रहे थे क्या बोल रहा है ये सब गंदी गंदी कैलकुलेशन, केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी। अब तो ऐसा लग रहा है फिजिक्स फिर भी सही है। कुछ लोगों को फीलिंग आ रही होगी अंदर अंदर से ऐसी, आई कैन फील इट। बट अफसोस तैयारी नहीं करोगे तो, और ढंग से एकदम प्रैक्टिस लिख लिख के नहीं करोगे कि कैसे मोलैरिटी निकल रही है, कैसे मोलैलिटी निकल रही है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे नंबर कम करवाएंगे ना कि तुम बाहर आके तो कहोगे 95 और वो तुम्हारे नंबर कितने आएंगे? 59। सच में उल्टा हो गया ना। ठीक है। एक कह रहे एक कह रहे हमारे पास बदतमीजी मत करो। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकालना है हमें। इसका मतलब ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या है? ये सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का? सॉल्यूट। सॉल्यूट। सॉल्यूट का। हाँ हाँ वेरी गुड। तो सॉल्यूट के लिए हम लेते हैं XB। तो जरा निकालना जरा एक बार सॉल्यूट, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, खुद ही निकालो। निकालो जरा मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये तो बहुत इजी है। देखते कौन निकालता है। अरे क्लास में से बच्चे नहीं है। हाँ भाई बच्चे कहाँ हैं? ये सब लेफ्ट कर गए। स्टार्टिंग से ही वेरी इतने हैं। गुड। अच्छा बताओ श्रेया, श्रेया मुझे पहले उसमें भी दिख रही है और जब मैंने दूसरी स्क्रीन करी उसमें भी दिख रही है, क्योंकि बच्चे ही इतने कम है तो वही फिर उसी में आ गया फिर। सर हाँ 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 बोलो तो बोलो। वैसे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? यार पता नहीं यार, शायद 18-19 होगी, हमें नहीं पता, ये सब ऊपर 18, वाले डिसाइड। 19? अबे 18 अच्छा 18। ओके। भाई देखो मोल फ्रैक्शन होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जो सॉल्यूट का होगा और जो इसका होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB, ये होता है नंबर ऑफ मतलब मोल फ्रैक्शन। जिसके यस चाहिए सर। वो ऊपर और नीचे रहते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी जैसा मैथ में करते हो तुम लोग। लेकिन इस बार तो मैथ में बड़ा गंदा फॉर्मूला है ना, वो याद है? एक फॉर्मूला होगा तुम्हारी इस बार प्रोबेबिलिटी में जिसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एक है बेस ना। थ्योरम। बेस थ्योरम पता नहीं कौन सी थ्योरम है, मेरे को मैं जब 12th में था बहुत ही गंदा क्वेश्चन लगता था वो मुझे। मेरे को मेरा प्रोबेबिलिटी से मेरा विश्वास उठ गया था कि ये क्या है, ये क्या है इतना गंदा फॉर्मूला, ऊपर कुछ और फिर नीचे बहुत बड़ी टर्म टर्म इस टाइप के। तो वो पता कट नहीं गया कौन शायद। कट गया इस बार। अच्छा मजे आ गए तुम्हारे तो फिर तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तभी से पढ़ना पड़ेगा जेई के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, पहले CBSE निकाल लो, जेई वेई तो होता रहेगा। जिसका CBSE में कुछ नहीं कर पाओगे वो जेई में तो कुछ कर ही नहीं सकता, गारंटेड। ध्यान रखना सारे बच्चे। बाकी तुम्हें खुद लाइफ तुम्हें एक सिखाएगी बहुत सारी चीजें। हम बोलेंगे तो तुम्हें ऑफ कोर्स सब लोगों को बोल रहा हूँ जनरली, तो अभी हम कुछ भी बोलेंगे तो तुम लोगों को डेफिनेटली बुरा लगेगा, लेकिन डेफिनेटली लाइफ तुम्हें बहुत सारे लेसन सिखाने वाली है आगे, ठीक है। तो जो भी जिसका जैसा भी रहे प्रिपरेशन, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज होती है, पहले CBSE उसके बाद एंट्रेंस। अब जिसने इस चीज को फॉलो नहीं करा है, एक बहुत अच्छा सारे लेसन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सीखना, और जब तुम उस लेसन से सीख लो तो मेरे को भी याद करना, शायद मैं तुम्हें आऊंगा इस तरीके से कि वेरी गुड सर शाबाश। हाँ 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 बोलो बोलो सिद्धांत। मैंने अब तो मैं प्योर सीबीएसई की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे पास आएगी वाले लेसन्स। थोड़ा सा तो आएगा ना, क्योंकि जो पास्ट में कुछ हुए हैं उनका तो हाँ मे बी जो इम्प्रूव करना, जो मतलब जो सही समय पे समझ जाए उसके लिए तो कम ही होगा, क्या पता बहुत अच्छा भी हो जाए। तो इसका मतलब तूने बहुत ही अच्छी चीजें करी हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। एंड और एक चीज मैं साफ साफ बता देता हूँ, ऐसा देखा गया है, मतलब मेरी बात पे यकीन तुम करो मत करो,
ऐसा देखा गया है, इवन मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, जो लोग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, उनके सीबीएसई में मार्क्स नहीं आते यार। मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, इसको तुम ये समझ के चल लो 80%, लेकिन ट्रू है ये। तो इसीलिए थोड़ा सा सीबीएसई में किस तरीके से लिखते हैं, आई नो तुम लोग 10th में तो सीबीएसई वाले ही थे, तो अगर तुमने कुछ बहुत बहुत सी चीजें ऐसी सीख ली हैं, शॉर्ट ट्रिक सीख ली हैं तुमने, तुम बहुत ही ज्यादा एकदम उसमें उड़ गए हो, बहुत ही ज्यादा अपने आप को एडवांस समझ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, समझो। लेकिन जो सीबीएसई का टीचर है, वो तुम्हें ऐसा शौक देने के लिए बैठा है जो चेक कर रहा है। तो मैंने तो तुम्हें बस ये बता दिया पास्ट एक्सपीरियंसेस लास्ट 10 इयर्स के, कि बच्चों के साथ क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। और उन्होंने तैयारी तो करी थी एंट्रेंस की, सीबीएसई भी उनका ऐसी हो गया और उनका एंट्रेंस भी फिर ऐसी हो गया, और वो बच्चे आज हमारे यहाँ पे ड्रॉप करे हुए बैठे हैं। मैं तुम्हें एक बच्ची से मतलब बच्चे अभी इस बार वो दे रही है, वैसे वंशिका है उसका नाम। वो वंशिका इतनी माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट थी, इतनी माइंड ब्लोइंग। उसने डमी स्कूलिंग करी थी, वो फिटजी से थी, तो फिटजी से उसने करा है। तो और भाई उसका इतना ब्रिलियंट था वो, इतनी ब्रिलियंट, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को वो ऐसे ही दिमाग के अंदर सॉल्व करती थी। उसने लास्ट ईयर थी वो। तो सबसे पहली बात, बोर्ड का रिजल्ट उसका अच्छा रहा। मैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कुछ बच्चे खराब हो जाते हैं, लेकिन उसका ठीक ठाक रहा। उसका आई गेस 91% पे पूरा हो गया था। तो 91% उसके लिए मतलब सेटिस्फाइड नहीं थी वो, लेकिन हमारे लिए था कि चलो ठीक है 91% अच्छा होता है। लेकिन वो एकदम वैसे थी, एकदम चुप आई, वो हंसी ही नहीं। इवन उसकी आंखों में ना एक आंसू तैर रहे थे, बस वो नीचे नहीं गिर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में दिख रहे थे वो आंसू। तो ठीक है, तो इस टाइप से था उसका सिनेरियो। वो बिल्कुल भी नहीं हंसी, एकदम सीरियस बात करके चली गई वो। फिर उसका एंट्रेंस का रिजल्ट आया उसका, उसमें भी नहीं हुआ। तो वो फाइनली ड्रॉप करी हुई है। मतलब कोरोना टाइम में भी काफी डिप्रेस रही है वो पूरा। तो बाकी इस बार वो मुझे लग रहा है कि एडवांस भी निकाल लेगी, क्योंकि काफी अच्छे से तैयारी चल रही है उसकी। तो ऐसा भी बहुत। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, पहले आप कंप्लीट करो। हाँ, तो ठीक है। तो बाकी तुम लोगों को अभी तो देखो, कुछ किसी को टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। एंट्रेंस वेंट्रेंस सब भूल जाओ। जैसी सीबीएसई का लास्ट पेपर खत्म होगा, उसके बाद तुम खूब तैयारी करना, खूब लग जाना एंट्रेंस पे। लेकिन अभी के लिए एंट्रेंस को बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है। सीबीएसई जिसने अच्छा कर लिया है, वो एंट्रेंस में केमिस्ट्री तो यार तुमको ऐसी लगेगी ना, केमिस्ट्री ऐसी लगेगी एंट्रेंस की, तुम कहोगे अरे यार ज्यादा टिपिकल नहीं है। 11 तुम्हारी बस तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, बाकी इतना कुछ टफ तुम्हें नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन तो सीबीएसई से ज्ञान है, ठीक है। और ये पीसीबी वाले बच्चों के लिए तो और भी अच्छा होता है, बायो उसी में से आती है। लेकिन बस फिजिक्स है तुम्हारा थोड़ा, जो वो लेवल थोड़ा हाई रखते हैं, मतलब कुछ भी पूछ लेते हैं रैंडमली किसी भी टॉपिक से। तो ये वाला है। चलो, तो ये तो हुई हमारे पास मोलैरिटी। हाँ, ये मैं बता रहा था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए जरा बताना एक बार इसके लिए। मोल फ्रैक्शन 0.055 0.0 तो अभी निकाल ही लिया। कैसे निकाला था ये याद है? 0.55। वो 10/180। देखो हाँ, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, दोनों को ऐड करना पड़ेगा भाई। देखो टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे ये। एक तो आया मेरे पास ये सॉल्यूट का 0.055, और सॉल्वेंट का कितना था, सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा? वो 90/18 कर देंगे। 90/8, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 90 था ना उसका वाटर का, और ये तो 90/18 कितना होता है, 5 हो जाएगा ना। यस तो ये 5, तो 5 प्लस, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 0.055 डिवाइडेड बाय 5.055। तो बताओ इससे मोल फ्रैक्शन आएगा या नहीं आएगा? 0.01। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश कृति। ठीक है, तो अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैलकुलेशन वो कैलकुलेशन, जो है कैलकुलेशन सीधे वो करो और आंसर निकालो। ऑल्दो जब कैलकुलेशन टेढ़ी मेढ़ी आएगी, तो उससे तुम्हें एक इंडिकेशन मिल ही जाता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो बेटा, ठीक है। तो चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तैयारी रखो पॉजिटिविटी के साथ, कोई नेगेटिविटी नहीं, और सीबीएसई पे बस ध्यान दो अपना। और तुमने बुक खरीद ली है जो मैंने बोली थी, मतलब मैंने कुछ नहीं बोले, तुमने ही ली है अपने जो भी ऑथर तुम्हें अच्छे लगते हैं। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। तैयारी कर रहे हो उन सब में से? यस सर। जितने भी टेस्ट हो रहे हैं ना, जो तुमने बुक्स ली हैं, उसी चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन करते रहो, ट्राई करते रहो बार 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 बार, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे। सीबीएसई में यही बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कम से कम 35 to 45% क्वेश्चन रिपीट होगा, उससे भी ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो इसीलिए ध्यान रखना, लास्ट 10 ईयर्स करके जरूर जाना है।